Hi student, our today's topic is mutation and genetic code. What is meant by mutation? Mutation, it is a kind of sudden change occur in the genetic material in the organism. Understood now? फिर genetic material in the organism, that mutation word you already heard earlier in the earlier lesson or the earlier content of this lesson. ठीक है, आप लोगों ने म्यूटेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप ये वर्ड आप लोग सुन चुके हैं और आप उससे फैमिलियर भी है. फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर म्यूटेशन की कंसिडर की जाए तो म्यूटेशन इट इज अ काइंड ऑफ फिनोमिनॉन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विच कॉजेज सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर फिनोमिना जिससे सडन चेंज ऑकर होता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए. ठीक है, तो दिस सडन चेंज ऑकर इन अ डीएनए सीक्वेंस इट इज इंडिकेटेड एज म्यूटेशन. म्यूटेशन का रिजल्ट मीन्स इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप. पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मतलब जेनेटिक मेकअप चेंज हो सकता है किसकी वजह से, तो म्यूटेशन की वजह से. ठीक है ना, इट मीन्स दैट हम जेनेटिक जीनोटाइप या फिनोटाइप मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फिनोटाइप मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप, और जो इंटरनली इनबिल्ट कैरेक्टर्स है मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है या मेकअप है, इट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बिकॉज ऑफ सडन चेंज ऑकर इन केस ऑफ DNA sequence, it causes the change in the genotype of an organism of that particular organism or may the next generation organism of that particular individual. Understood? फिर जीनोटाइप चेंज तो हो जाता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. तो अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि म्यूटेशन कैसे कैसे कॉज हो सकता है. इसके अलावा आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे यूजुअली हम कंसिडर करते हैं रिकॉम्बिनेशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ड्यूरिंग द मियोसिस. अंडरस्टूड ना, तो रिकॉम्बिनेशन जैसे होता है वैसे ही सेम म्यूटेशन इज ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. अंडरस्टूड, बिकॉज इट जस्ट कॉजेज द वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म. रिकॉम्बिनेशन की वजह से देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग हमेशा अपने पेरेंट्स से चेंज होते हैं. अंडरस्टूड, बिकॉज दे हैविंग द वेरिएशंस. जैसे इनहेरिटेंस जा रहा है तो वहां हेरिडिटी और वेरिएशन दो कैरेक्टर्स जाते हैं. लाइकवाइज सेम बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑल्सो. ठीक है, किसके जैसे, जस्ट लाइक द रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में कॉज कर रहा है बिकॉज इट जस्ट प्रोड्यूस और द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन कॉजेज द वेरिएशन. अंडरस्टूड ना, वेरिएशन कॉज होने की वजह से ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है. देन आगे देखते हैं ड्यूरिंग द म्यूटेशन पॉसिबिलिटी ऑफ क्या होता है. देखो जब म्यूटेशन होता है या तो लॉस का मतलब है डिलीशन. ठीक है, वो पर्टिकुलर बेस पेयर वहां से रिमूव हो जाएगा जिसकी वजह से चेंज कॉज होगा. और द गेन मीन्स इंसर्शन ऑफ डुप्लीकेशन. ठीक है, या तो कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंस बेस वहां पर आकर लग जाएगा या वो पर्टिकुलर बेस म्यूटेट होकर चेंज होकर डुप्लीकेट हो जाएगा मतलब डबल हो जाएगा जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो सकता है. मीन्स देखो व्हाट आर द रीजंस टू कॉज द म्यूटेशन. तो म्यूटेशन या तो लॉस मीन्स डिलीशन और गेन मीन्स द इंसर्शन. ठीक है, इन दो पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से या इन 2 पॉइंट्स की वजह से म्यूटेशन जनरली कॉज होता है. देर इज अ मे लॉस और मे द गेन मीन्स द इंसर्शन ऑफ अ segment of DNA results in the alteration in the chromosome. ठीक है, जब म्यूटेशन कॉज होता है ड्यूरिंग द म्यूटेशन देयर इज किस चीज की पॉसिबिलिटी है, मे ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए द समथिंग इज लॉसेस और डिलीटेड. ठीक है, मतलब डिलीशन हो जाता है किसी पर्टिकुलर बेस का और मे इट गेन्स और डुप्लीकेट द पर्टिकुलर base pairs or bases on the DNA segment that results in the alteration. Alteration का मतलब होता है changes in the क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो ओरिजिनल है उससे वो नेक्स्ट क्रोमोसोम म्यूटेशन की वजह से समहाउ
चेंज हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ चेंजिंग और अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस ऑन द क्रोमोसोम इट कॉजेस वेरिएशन और म्यूटेशन। ठीक है, फिर देखो इट कैन ऑल्सो ऑकर म्यूटेशन सिर्फ पर्टिकुलर कोडॉन ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट के चेंज होने की वजह से ही कॉज होता है ऐसा नहीं है। तो म्यूटेशन एक सिंगल नाइट्रोजन बेस अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस से हट जाए तो उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस के चेंज होने की वजह से भी एक सिंगल नाइट्रोजन बेस एसिड, ठीक है, जिसको हम सिंगलेट बोलते हैं, अगर ट्रिपलेट कोडॉन में से एक सिंगल नाइट्रोजन बेस भी चेंज हो जाता है तो इट ऑल्सो कॉजेज द अल्टरेशन इन केस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो पूरे के पूरे पेप्टाइड फॉर्मेशन के सीक्वेंस को ही चेंज करने की एबिलिटी रखता है। इट मीन्स दैट इट कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ अ डीएनए। डीएनए का सिंगल बेस पेयर भी अगर चेंज हो जाए तो म्यूटेशन कॉज हो सकता है और ऐसे म्यूटेशन को जनरली पॉइंट म्यूटेशन इंडिकेट किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय पॉइंट म्यूटेशन और डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन? तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि देर इज अ चेंज इन अ सिंगल नाइट्रोजन बेस ऑफ अ डीएनए, इट कॉजेज पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। एज यू ऑल आर नोज दैट सिकल सेल एनीमिया इट इज अ काइंड ऑफ एनीमिक डिसीज। देखो ये जनरली हेरिडिटरी है, ये पास आउट होती है। ठीक है, फिर इस जनरली हेरिडिटरी डिसीज में सिकल सेल एनीमिया और नॉर्मल एनीमिया मतलब क्या? तो सिकल सेल में आपको पता है कि पर्टिकुलर आरबीसीज का जो शेप होता है वो डिस्कॉइडल ओवल शेप होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया बोलने के बाद यहाँ आरबीसीज का शेप डिस्कॉइडल से सीधे सिकल शेप हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज द वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है, एक सिक्स्थ पोजीशन का एक नाइट्रोजन बेस चेंज होने की वजह से, ठीक है, इट ऑक्युपाइज यू, तो वहां ग्लूटामिक के जगह वैलिन सीक्रेट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ अरेंजिंग द वैलिन it just causes the alteration or the changes. It is called as mutation and that mutation just produce the disease called as sickle cell anemia in case of organism. ये sickle cell anemia पेरेंट से उसके ऑस्प्रिंग में भी पास आउट हो रहा है, मतलब ऐसे डेडली डिसीजेस भी कॉज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजन बेस अगर अपनी पोजीशन से हट जाए ऑन द डीएनए सेगमेंट तो भी एक फैटल ऐसा डिसीज कॉज करने की एबिलिटी ये रखता है। मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ चेंज। ठीक है, दैट चेंज में भी बेनिफिशियल और में हार्मफुल, कैसा भी चेंज हो सकता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को म्यूटेशन की मदद से ठीक भी किया जा सकता है, वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज भी होते हैं म्यूटेशन की वजह से। इट मीन्स दैट द चेंज इज नॉट ऑलवेज फेवरेबल और द गुड, समटाइम दे आर हार्मफुल और द बैड फॉर द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है जो हार्मफुल चेंज कॉज कर सकता है। इट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। लाइकवाइज सेम देखो, अब हमने देखा कि एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो तो भाई इट कॉजेज द सिकल सेल एनीमिया और द पॉइंट म्यूटेशन। लाइकवाइज सेम दो भी नाइट्रोजन बेस चेंज हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ थ्रीज भी हो सकते हैं। फिर सपोज टू बी द डिलीशन और द इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स कॉजेज व्हाट ए कॉजेज, जैसे पॉइंट म्यूटेशन कॉज होता है एक से, तो 1 और 2 और 3 बेस पेयर्स के चेंज होने की वजह से जो कॉज होते हैं उनको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन कंसिडर किया जाता है। मीन्स हम बता रहे हैं कि डिलीशन और द इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स causes the frame shift mutation or deletion mutation. Understood ना? फिर supposed to be the insertion or the deletion of 1 or 2 bases of DNA. ठीक है? It changes the reading frame from the point of insertion or deletion. ठीक है? जहां से जैसे एक नाइट्रोजन बेसिस एक प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, उस प्रोटीन सिंथेसिस के आरएनए पर एक पर्टिकुलर जगह पर अगर म्यूटेशन कॉज हो जाए 1 और 2 नाइट्रोजन बेसिस में, तो वहां से आगे की पॉलीपेप्टाइड चेन का नेचर जो है वो चेंज होने लगता है। मींस
फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑनवर्ड, दैट कौन सा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। आपको पता है डिलीशन का मतलब लॉस है और इंसर्शन का मतलब है गेन और इनपुट करना है। तो ऐसे समय में तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसर्शन से या डिलीशन से उस पर्टिकुलर फ्रेम की रीडिंग चेंज हो सकती है, जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कर देता है। अंडरस्टूड ना। फिर डिलीशन हुआ है तो डिलीशन म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। वैसे ही सेम आप लोगों को ध्यान में रखना है, सपोज टू बी, ये तो हो गया 1 और 2 नाइट्रोजन बेसेस। देखो 1 नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन कॉज होता है। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन बेसेस चेंज होते हैं तो इन्हीं को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन कंसिडर किया जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप कंसिडर करेंगे कि जैसे सपोज टू बी पर्टिकुलर सीक्वेंस में 1 और 2 नाइट्रोजन बेसेस अगर चेंज हो जाते हैं तो एट दैट टाइम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जो रीडिंग फ्रेम है वो उस पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन से चेंज हो जाती है और इसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कंसिडर कर सकते हैं। लाइकवाइज सेम इंसर्शन ऑफ डिलीशन ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 बेसेस अगर कॉज होता है तो इट रिजल्ट इन द चेंज, it result in the insertion of deletion of complete amino acids. Understood? If supposed to be 3 nitrogen bases or multiple of 3s are occur in case of particular mRNA or of a DNA segment, then it causes what it causes? The complete insertion or deletion of a complete amino acid. But put that thing in your mind कि that reading frame remains unaltered at that time. अगर complete amino acid change होता है 3 नाइट्रोजन बेसेस चेंज होने की वजह से या 3 के मल्टीपल्स में, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल याद में रख लीजिए, 3, 6, 9 इस तरीके से अगर नाइट्रोजन बेसिस चेंज होते हैं तो कंप्लीट अमीनो एसिड ही वहां पर रिप्लेस कर दिए जाते हैं। और जब अमीनो एसिड रिप्लेस्ड हो जाए तो ऐसे समय में वो पर्टिकुलर फ्रेम उस पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन से अनअल्टर्ड ही होती है। मीन्स इट रिमेन्स अनअल्टर्ड, मीन्स इट रिमेन्स अनचेंज। अंडरस्टूड? ये हो गया दैट the kinds of mutation and the information regarding the mutation. Now the next topic is tRNA, the adapter molecule. ठीक है, tRNA हम लोगों ने as you all are seen the structure of the tRNA, but how that tRNA it act as adapter molecule हम लोगों को यहाँ देखना है. The many scientists has to be declare that a mechanism in which the tRNA will read the codon. ठीक है, देखो that many scientists already told that there is a presence of a specific mechanism in case of tRNA which has the capacity to read the codons on the mRNA. ठीक है, means it having the ability to read the code language or the cryptogram that is present on the mRNA that is brings from the DNA. ठीक है, किसमें है एबिलिटी? tRNA में. And also simultaneously binds the specific amino acid to it. ठीक है, ये अपने आप को स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करता है? बाइंड कर लेता है. फिर ऐसे समय में means it has the binding capacity of amino acid and the reading capacity to the codon, means it has the ability to decipher the codon and just bind up a specific amino acid to prepare a protein. Because of that it is considered to be the adapter molecule. क्या considered किया जाता है? adapter molecule. Again is it proven that amino acid does not have any ability to just bind or to read the any codons. ठीक है ना, it is not able to directly bind to the codon or it is not having the capacity to just read the codons that is present on the mRNA. ठीक है, किसमें नहीं है कैपेसिटी? अमीनो एसिड में. तो अमीनो एसिड को कोडॉन्स को रीड करके अमीनो एसिड्स को बाइंड कर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के लिए लेकर आना राइबोसोम तक और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का काम tRNA करते हैं. साइटोप्लाज्म में से 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड में से स्पेसिफिक अमीनो एसिड को उस कोड के लिए लाने का काम tRNA का है. बिकॉज ऑफ दैट tRNA it is considered to be the adapter molecule. Understood now? Because of that it is considered as a adapter
मॉलिक्यूल। देन फिर एडाप्टर मॉलिक्यूल, दिस इज द क्लोवरलिप स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। एंड आप लोगों को ये स्ट्रक्चर, आप लोग फैमिलियर हो इस स्ट्रक्चर से। फिर इसी मॉडल को हम लोग टीआरएनए का एडाप्टर मॉलिक्यूल कैसे कंसिडर करते हैं, देखिए। आप लोगों ने दो स्ट्रक्चर देखे हैं, एक हेयर पिन मॉडल और दूसरा आप लोगों ने देखा है क्लोवरलिप मॉडल, ठीक है। यहाँ पर दो फ्री एंड्स है, 5 और 3, दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। स्ट्रेट लाइन में है कि अपोजिट? नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एंड अदर देन दैट इट जस्ट लुक or it just coil to its own axis and sometimes somewhere intramolecule base pairings prepare करता है। 3 लूप्स दिखाई देती है जिनमें फ्री नाइट्रोजन बेस पेयरिंग्स है, ठीक है। दिस फ्री नाइट्रोजन बेसेस आर देयर, बट at the opposite to free end the presence of anticodon loop. At that anticodon loop, the special kind of nitrogen bases that are inverted outside the loop. Okay, how much these are? 3. And these, because of that anticodon loop, it just attaches on the mRNA. Whenever it attaches on the mRNA, it has the potential to read the codons present on the mRNA. मतलब the anticodon loop attaches on the mRNA to read the codon with the help of specialized structure called as anticodon. ये एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोड्स को रीड कर सकते हैं, मतलब डिकोड करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंटीकोडॉन, इट हैविंग द adaptability of the amino acid from the cytoplasm and it is considered to be the adapter molecule, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एबिलिटी की वजह से हम इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। अपोजिट टू द एंटीकोडॉन लूप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 free arms, shorter arm considered 5 end and the longer arm considered 3 end. 3 end always ends with 3 free nitrogen bases CCA. कितने नाइट्रोजन बेसेस है? 3 free nitrogen bases CCA and that end is act as a amino acid attachment site or binding site. What it binded? It binded the amino acid on that particular 3 end. कैसा amino acid? On the basis of anticodon. किस नेचर का एंटीकोडॉन अवेलेबल है जो कोड को रीड करेगा, उस हिसाब से यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड अप होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, दैट फॉर एवरी अमीनो एसिड देयर इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए, ठीक है। हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए अवेलेबल होता है। मतलब कोई भी अमीनो एसिड किसी भी टीआरएनए पर बाइंड अप हो सकता है क्या? नहीं। एज यू ऑल आर नोज दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, ठीक है। अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड शोज द डिजेनरेसी एज वेल एज नॉन एम्बिजियस नेचर। तो डिजेनरेसी में आपने ये देखा, हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर? 64 कोडॉन्स। आउट ऑफ 64 3 आर नॉनसेंस कोडॉन, जिनको हम टर्मिनेटिंग कोडॉन्स भी बोलते हैं। लेकिन 61 कोडॉन्स के लिए 20 अमीनो एसिड्स ही अवेलेबल है एंड दीज 64 कोडॉन्स आर कोड फॉर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड टू जस्ट प्रिपेयर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। फिर डिजेनरेसी कहाँ शोन हुई? तो भाई एक से ज्यादा कोडॉन्स, एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन्स को स्पेसिफाई कर सकता है या एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। लेकिन नॉन एम्बिजियस नेचर कहाँ शोन हुआ? जहां पर एक कोडॉन कभी भी 2 कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड ना? मीन्स एक सिंगल कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, एक से ज्यादा अमीनो एसिड को बाइंड करता है क्या? नहीं करता। ये उसका नॉन एम्बिजियस नेचर है कि कोडॉन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही बाइंड करता है। वैसे ही सेम जब अमीनो एसिड को कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही बाइंड करेगा तो भाई उस कोडॉन के लिए जो टीआरएनए एंटीकोडॉन लेकर है वो उसी अमीनो एसिड को बाइंड करता है। बिकॉज ऑफ दैट हम बताते हैं कि हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए अवेलेबल है। समझ गए? shows this is a diagram that shows that how that mRNA binds the tRNA with a specific that amino acid for the polypeptide linkage। देखो ये mRNA की डायरेक्शन है 5 to 3, देन mRNA का स्टैंड है, उस पर रहने वाले कोड है। कोड के लिए tRNA क्या लाया? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन के साथ tRNA क्या बाइंड अप कर रहा है?
तो अमीनो एसिड्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग बताते हैं कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट हुई, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। फर्दर वी विल स्टडी रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की सेकेंड स्टेप, तभी भी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होती है 3 स्टेप में, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। तो हर स्टेप में इनिशिएशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इनिशिएटिंग कोडॉन हर लिविंग सेल्स में, चाहे बैक्टीरियल हो या यूकैरियोट हो, AUG जो मिथेनॉइन के लिए कोड करता है, ऐसा कोडॉन ही इनिशिएशन कोडॉन है। AUG कोड फॉर द मिथेनॉइन इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड AUG कोड फॉर द फॉर्मिल मिथेनाइन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, अंडरस्टूड। लेकिन मिथेनाइन के लिए फिर हमेशा इनिशिएशन कोडॉन मतलब इनिशिएशन tRNA अवेलेबल विद द मिथेनॉइन, ठीक है। मिथेनॉइन के लिए tRNA अवेलेबल है अमीनो एसिड के लिए, इसीलिए इस tRNA को इनिशिएशन tRNA कंसिडर किया जाता है। लेकिन टर्मिनेशन tRNA अवेलेबल नहीं होता बिकॉज टर्मिनेटिंग कोडॉन्स आर नॉनसेंस कोडॉन एंड दिस कोडॉन नॉट स्पेसिफाई एनी काइंड ऑफ अमीनो एसिड, बिकॉज ऑफ दैट टर्मिनेशन के लिए कोई भी पर्टिकुलर tRNA अवेलेबल नहीं है, अंडरस्टैंड ना। तो आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ पर समझ गया होगा। वैसे ही एक चीज और याद में रखिए, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है tRNA का, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो tRNA का एडाप्टर मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर L शेप दिखाई देता है, इन्वर्टेड L शेप, अंडरस्टूड।